तो स्वागत है आपका हमारी एक और फ्रेश वीडियो में। जहाँ सा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो बायोलॉजी की क्लासेस चल रही है, आपको पहला वीडियो प्रोवाइड किया गया है साइटोलॉजी, जहाँ पे आपको सब कुछ बिल्कुल बेसिक्स टू एडवांस लेवल के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराया गया है। वहाँ पे थ्योरी बेसिस और हैंड रिटन नोट से आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, तो उसी कड़ी में ये हमारा आज का दूसरा वीडियो होने वाला है। ठीक है, इससे पहले आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाके प्लीज़ देखिए। उसके बाद यहाँ पे आप इस वीडियो को भी कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है माइक्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है, देखिए माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या होता है उसे समझ लेते हैं हम। इससे पहले हमने साइटोलॉजी पूरा पढ़ लिए हैं। साइटोलॉजी में क्या क्या कौन कौन से ऑर्गन होते हैं, किसके बारे में पढ़ना है, क्या कैसे फंक्शन होता है, सारी चीज़ मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया है। आप पहले वीडियो को ज़रूर जाके देखिए। आज का टॉपिक हमारा जो माइक्रोकॉन्ड्रिया शुरू होने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है माइक्रोकॉन्ड्रिया। माइक्रोकॉन्ड्रिया को हम सभी ने बचपन से याद करके रखे हैं कि इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, माइक्रोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अब क्यों कहते हैं पावर ऑफ इसका हाउस सेल का, उसे आज हम अच्छे से समझेंगे और आप आगे किसी को समझा भी सकते हैं। बस आप कंटिन्यू इस वीडियो को लास्ट तक देखें। ठीक है, माइक्रोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, आगे समझते हैं कि क्यों कहते हैं। दूसरा है न्यूक्लियस के बाद सबसे बड़ा कोशिका यानी कि सेल ऑर्गेनेल है। यानी कि देखिए हमारे सेल्स जो होते हैं, सेल्स के बीच में आपको बताया कि न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस सबसे बड़ा होता है किसी भी कोशिका में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोशिका में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो हो जाएगा न्यूक्लियस, नाभिक। लेकिन अगर आपसे दूसरा सबसे बड़ा अंग पूछा जाए तो हो जाएगा आपका माइक्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है, न्यूक्लियस के साइड साइड ही रहते हैं माइक्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो कोशिका में सबसे बड़ा अंग हो गया न्यूक्लियस और दूसरा सबसे बड़ा अंग हो गया आपका माइक्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब इसकी डिस्कवरी की बात करते हैं। ठीक है, इसकी डिस्कवरी यानी कि इसका खोज किसने किया था माइक्रोकॉन्ड्रिया का, तो इसकी खोज में दो व्यक्तियों का नाम सामने आता है। पहला फ्लेमिंग, दूसरा है ऑल्टमन। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिल के माइक्रोकॉन्ड्रिया की खोज की थी, डिस्कवरी की थी सबसे पहले। ठीक है, कौन कौन से, फ्लेमिंग और ऑल्टमन। आपको ऑप्शन में दोनों साथ में दिए रहेंगे तो आप दोनों को टिक करना है। ठीक है, और इसका वर्ड यानी कि माइक्रोकॉन्ड्रिया को माइक्रोकॉन्ड्रिया के किस साइंटिस्ट ने नाम दिया था, इन्होंने तो खोज किया लेकिन इसको किसने शब्द दिया वर्ड माइक्रोकॉन्ड्रिया, वह था बेंडे। बेंडे नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे माइक्रोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। ठीक है, आपसे एग्ज़ाम में एक और चीज़ पूछा जाता है कि सबसे पहले इसका ऑब्जर्वेशन किसने किया था और सबसे पहले इसको आइसोलेशन किसने किया। तो देखिए सबसे पहले ऑब्जर्वेशन की बात करें तो वह मेवसे नामक साइंटिस्ट ने किया था। ठीक है, प्लांट सेल में। अगर वहीं आपसे पूछा जाए कि फर्स्ट आइसोलेशन यानी कि सेपरेट करने का कार्य कौन किया था, वह क्या था, वेस्ली और हेयर नामक साइंटिस्ट ने। ठीक है, अब देखिए आइसोलेशन का मतलब होता है कि सेल से अलग करके उसके बारे में स्टडी करना, वो इन्होंने किया था। ठीक है, अब देखिए माइक्रोकॉन्ड्रिया में ना डीएनए मौजूद होता है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपके सभी के लिए, स्टार मार लीजिए इसको। ठीक है, माइक्रोकॉन्ड्रिया में डीएनए मौजूद होता है और कोशिका के मात्र दो ही अंग ऐसे हैं जिसके पास डीएनए मौजूद होते हैं। पहला न्यूक्लियस, दूसरा माइक्रोकॉन्ड्रिया। ठीक है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप सभी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये जो डीएनए होता है ये किस फॉर्म में होता है, ये होता है सर्कुलर फॉर्म में। ये भी एग्ज़ाम में आता है कि माइक्रोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला जो डीएनए है वह सर्कुलर फॉर्म में होता है। ठीक है, और ये सेमी ऑटोनोमस बॉडी होता है। माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या होता है, सेमी ऑटोनोमस बॉडी, यानी कि आधा फंक्शन यह खुद से कर सकता है और आधे के लिए न्यूक्लियस पर डिपेंड रहता है। आप सोच सकते हो न्यूक्लियस जो पूरा फंक्शन अपने से कर सकता है और पूरे कोशिका को यह रेगुलेट करता है न्यूक्लियस, वहीं माइक्रोकॉन्ड्रिया उसके तुलना में बस सेकंड पोजीशन पे आता है। ठीक है, कौन, माइक्रोकॉन्ड्रिया। अब माइक्रोकॉन्ड्रिया जो बना होता है वह डबल मेम्ब्रेन से बना होता है। ठीक है, दो ही झिल्ली होता है। मान लीजिए माइक्रोकॉन्ड्रिया है
तो इसके ऊपर दो झिल्लियाँ होती है, ठीक है। आउटर वाले को कहते हैं क्रिस्टल और इनर वाले को कहते हैं मैट्रिक्स, ठीक है। ये डबल मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है और यह फर्स्ट उद्भेदित यानी कि ओरिजिनेटेड कोशिकांग होता है, सेल्स होता है, ठीक है। और इसके डायमीटर की बात करें तो इसका डायमीटर कितना होता है, 0.2 से लेके 1 नैनोमीटर तक इसका डायमीटर होता है। और लेंथ की बात करें तो वह होता है 1 to 4 नैनोमीटर, ठीक है। अब इसे कुछ हम फंक्शन को भी देख लेते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की एग्ज़ाम से पूछ देते हैं कि फंक्शन क्या होता है इनका। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का प्रोसेस जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में वह होता है सेलुलर रिस्पायरेशन का, यानी कि कोशिकीय श्वसन का। कोशिका के अंदर जो श्वसन की क्रिया होती है वह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होती है। जिस तरह से मनुष्य के अंदर श्वसन की क्रिया कहाँ होती है, लंग्स में, फेफड़ा में होती है, एक तरह से सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, ठीक उसी तरह से श्वसन की जो क्रिया होती है कोशिका में वह माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और वहीं पर वह संरक्षित होती है। अब इसे समझते हैं हम सेलुलर रिस्पायरेशन को, ठीक है। देखिए, मान लीजिए एक सेल है, सेल में जो सेलुलर रिस्पायरेशन होगा वह होगा माइटोकॉन्ड्रिया में। अब सेलुलर रिस्पायरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज यानी कि C6H12O6 जो ग्लूकोज का सूत्र होता है, यह ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंट में यानी कि ऑक्सीजन जब वहाँ आता है तो यह टूट जाता है किसमें, 6O2 प्लस H2O प्लस ATP। और ये ATP क्या होता है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये होता है क्या, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यह होता है ऊर्जा, ठीक है, एनर्जी। इसे हम दूसरे रूप में ऊर्जा भी कहते हैं, एनर्जी भी कहते हैं। तो यही जो प्रोसेस हुआ ना, ये प्रोसेस कहलाता है सेलुलर रिस्पायरेशन। और ये प्रोसेस कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और यहाँ पे जो ATP बना है, यहाँ कुछ ATP तो चल जाएगा सेल के ऑर्गन के पास, सेल्स के पास, न्यूक्लियस के पास और सभी के पास, लेकिन जो बचेगा ATP वह यहीं पर स्टोर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। आई होप आपको ये वाला समझ आ गया होगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया में सेलुलर रिस्पायरेशन होता है, ठीक है। और सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होता है कि जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऊर्जा का निर्माण करता है तो उसे हम सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ ऑक्सीजन उपस्थित होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम क्या होता है, देखो, लाइसोसोम भी कोशिका का एक अंग है। ये सेल हमने बनाया, सेल के अंदर सबसे पहले न्यूक्लियस को डिस्कस किया, फिर माइटोकॉन्ड्रिया को आज हमने डिस्कस किया और दूसरा हमारा लाइसोसोम, ठीक है। इसे सुसाइड बैग यानी कि आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, ठीक है। सुसाइड बैग को किसको कहा जाता है, लाइसोसोम को। क्यों कहते हैं उसे हम आज डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आपके जितने भी क्वेश्चन होते हैं, डाउट होते हैं, आप कमेंट में बताओ, उसका अगले वीडियो में ज़रूर एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम डिस्कवरी की बात कर लेते हैं कि आखिर लाइसोसोम को डिस्कवर किसने किया था, वह डी ड्यूक नामक साइंटिस्ट ने, ठीक है, याद रख लेना है आपको। इसके फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है। फंक्शन से पहले हम इसके अदर नेम देख लेते हैं, इसके अन्य नाम क्या है। इसका अन्य नाम जो जाना जाता है वह एटम बम यानी कि कोशिका का एटम बम भी कहा जाता है, और डिस्पोजल बैग भी कहा जाता है, और सफाई कर्मी भी कहा जाता है इसको, कोशिका का, इसको लाइसोसोम को, ठीक है। इसके फंक्शन की बात करते हैं। फंक्शन है इसका इंट्रासेलुलर डाइजेशन, कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। इसका मतलब होता है कि कोशिका के अंदर मान लीजिए कोई चीज़ आ गया है, कोई चीज़ है और ये लाइसोसोम है, तो इसका जो पाचन होगा यह कहाँ होगा, लाइसोसोम में। लाइसोसोम में एक एंजाइम रिलीज होता है जिससे इसका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है या पाचन होता है, ठीक है। तो वह कहाँ होता है, लाइसोसोम। इसीलिए लाइसोसोम बहुत ज़्यादा हाईली एसिडिक और टॉक्सिक होता है,
क्योंकि यहाँ पर हर चीज़ का डाइजेशन हो रहा है, ठीक है। यहाँ से कौन सा एंजाइम निकलता है, वो निकलता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जिसका पीएच 4 से 5 होता है, ठीक है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम निकलता है, ये वीवीआई है, इसे आप मार्क कर लेना। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम क्या कराता है, लाइसोसोम में डाइजेशन का कार्य कराता है विभिन्न चीज़ों का। और जब क्या होता है, किसी कोशिका में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वह कोशिका का जो लाइसोसोम होता है वह खुद फटने लगता है। आप खुद सोचिए, एक अगर पानी की बोतल में बहुत ज़्यादा पानी भरेंगे तो वह बॉटल क्या होगा, फटने लगेगा। ठीक उसी तरह से लाइसोसोम जो होता है वह बैग की तरह होता है, थैलेनुमा संरचना होती है, जिसमें बहुत सारा अगर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम रिलीज होने लगता है तो वह थैला फटने लगता है और पूरे कोशिका में फैल जाता है ये एंजाइम। और जब यह एंजाइम एसिडिक है तो पूरे कोशिका को डेड कर देता है, मार देता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, एटम बम ऑफ लाइसोसोम, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट अब हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। आज हमने दो चीज़ पढ़ी, पहला माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा लाइसोसोम। एक बार और आप फिर से रिवीजन के लिए इस वीडियो को देख सकते हैं। और मैं कह रहा हूँ इस वीडियो के बाद आप एमसीक्यू ज़रूर बनाएं, जिससे कि आपको पता चले कि हाँ क्वेश्चन सही से हो रहा है या नहीं, या आपके एग्ज़ाम कैसे चल रहा है, ठीक है। आप मिलते हैं अगले वीडियो में आपसे, तब तक के लिए जय हिंद, और दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देना।